वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज अनअकैडमी देश भर में यूपीएससी सीएससी के लिए सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। यदि आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस जिनके माध्यम से आप अपने एडुकेटर से चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपको आंसर पोल की सुविधा भी अनअकैडमी पे मिलेगी। दूसरा हम देखें तो आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, यानी कि पीटी और मेंस के सिलेबस के हिसाब से अनअकैडमी ने अपने पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर किया है। इसके साथ ही बच्चों आपको मिलती हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, जिसके माध्यम से आप अपनी कमियों को परख सकते हैं, अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं और आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। इसका मतलब क्या है, यानी कि यदि आपने एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन है या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, तो आप मेरे साथ अनअकैडमी के सभी एडुकेटर्स को सुन सकते हैं। यानी कि एक बार आपने फीस सबमिट कर दी तो उसके बाद उस कोर्स में आपका एक्सेस इजीली हो जाता है और आप किसी भी एडुकेटर को सुन सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको देश के सबसे बड़े एडुकेटर पढ़ाते हैं। इसके साथ ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉयड यूजर गूगल प्ले से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और एप्पल यूजर एप्पल ऐप स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना क्यों जरूरी है दोस्तों? तो जिस तरीके से यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आती हैं जहां पे आप फ्री क्लासेस देख सकते हैं, उसी तरीके से अनअकैडमी लर्निंग ऐप यदि आप अपने फोन में डाउनलोड करते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होता है, तो वहां पे स्पेशल क्लासेस आती हैं जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो यदि आपको मेरी स्पेशल क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप मेरी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। मैं ललिता, मुझे यूपीएससी के साथ ही एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 7 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। मैंने इसके साथ ही यूपीएससी के साथ साथ अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस लिखने का अनुभव है। मुझे इंटरव्यू का भी अनुभव है। मैंने अपना एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है और मैंने अपना यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है। जहां तक बात की जाए वैकल्पिक विषय की, तो वो मेरा चाहे यूपीएससी हो चाहे जो स्टेट सिविल सर्विसेज हो, मेरा इतिहास रहा है। दोस्तों, आप मुझे टेलीग्राम पर अनअकैडमी ललिता कुमारी इस आईडी पे आप मेरे ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मेरे कोर्स की पीपीटी और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है वो समय समय पे उपलब्ध होती रहेगी। इसके साथ ही कंप्रीहेंसिव सिलेबस डिजाइन किया गया है अनअकैडमी में, जिसके माध्यम से आप पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनसीईआरटी समरी। दोस्तों, एनसीईआरटी यूपीएससी की तैयारी में एक आधार का काम करती है, तो आप पूरी एनसीईआरटी समरीज को यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ ही हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, इसके साथ ही आप करंट अफेयर्स, ठीक है, इसके साथ ही आप जो है आप करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस सेट एंड आंसर राइटिंग कोर्सेज की भी यहाँ पे पूरी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी पे 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन है। सबसे पहले प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये सब्सक्रिप्शन आप 1 महीने से लेके 3 साल तक के लिए ले सकते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन तो आप लें। और जो नए बच्चे हैं जो अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो यदि 2 या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, जैसे कि 1 साल की यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी फीस है 49,500। और यदि आप ललिता YT LALITAYT कोड का यूज करते हैं तो दोस्तों आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपको 44,550 रुपीज पे करना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके साथ ही
मैं यदि आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फायदे हैं। यहाँ पे आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लानर एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलेगा। यानी कि एक मार्गदर्शक आपकी सफलता की जो जर्नी है उसमें हमेशा आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। और इसके अतिरिक्त आप ये जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, ये 1 साल से लेके और 3 साल तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे भी यदि आप ललिता YT कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही अनअकैडमी पे बहुत सारे बैच लॉन्च हुए हैं, जिनमें 1 फरवरी से कंप्लीट 1 ईयर GS बैच, कंप्लीट 2 ईयर GS बैच, एक्सपर्ट बैचेस एंड NCERT बैचेस 1 फरवरी से लॉन्च होने जा रहे हैं और 6 फरवरी से वीकेंड बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। दोस्तों आइकॉनिक प्राइस हाइक हो रहा है 31 जनवरी से, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बहुत ही यूजफुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से एक मार्गदर्शक हमेशा आपका मार्गदर्शन करता है। अनअकैडमी ऑप्शनल के साथ आइकॉनिक GS और ऑप्शनल के साथ प्लस GS का कंबाइंड कोर्स भी आपके लिए लेके आया है, जिसमें आप दोनों में 1 साल से लेके 3 साल तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और यहाँ पे भी दोस्तों यदि आप ललिता YT कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी कॉम्बैट का आयोजन किया जा रहा है जो कि 7 फरवरी को होने वाला है। इसमें भी आप अपना एनरोलमेंट कराएं और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। तो दोस्तों आज हमारी तीसरी क्लास है और हमारा आज का टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम अपने पूरे संविधान के जो जो मूल बिंदु हैं, जो जो स्पेसिफिकेशंस हैं, उन पे एक एक करके नजर डालेंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ये विशेषताएं, पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे इन विशेषताओं को डिटेल में पढ़ाऊंगी और उसके बाद जब हम अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम उस टॉपिक को अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि भारतीय संविधान एक विशेष दर्जा क्यों रखता है। 1949 में 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया संविधान आज 72 वर्षों बाद भी यदि क्या बोलेंगे उसको, यदि प्रासंगिक है। मात्र कितने संशोधन हुए हैं? 104 संशोधन संविधान में हुए हैं। प्रासंगिक है, जीवंत बना हुआ है, तो उसके पीछे की विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं होंगी। और वो विशेषताएं क्या होंगी कि जिसमें पूरी तरीके से हर क्षेत्र, हर वर्ग को ध्यान में रख के प्रोविजन किए गए। हमारे संविधान निर्माताओं का आदर्श देखिए, उनका दृष्टिकोण देखिए कि कितना दूरदर्शी संविधान का उन्होंने निर्माण किया कि आज 72 वर्षों के बाद भी हमारा संविधान पूर्णतः प्रासंगिक बना हुआ है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश के शासन प्रशासन की जो संकल्पना है उसको सकारात्मक तौर पे चलाए हुए हैं। तो दोस्तों हम अपने संविधान की विशेषताओं को एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं पहले ही आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ दोस्तों कि इस विषय पे हम 2 क्लासेस लेंगे। संविधान की प्रमुख विशेषताएं पार्ट 1 जो आज मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, और संविधान की विशेषताएं पार्ट 2 जो हम कल की क्लास में करेंगे। दोस्तों फिर दोनों क्लासेस को मिला के हम कल की क्लासेस में ही इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं, जो इम्पोर्टेंट PT के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। और दोस्तों ये जो टॉपिक है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार यदि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछने का मन हो UPSC का तो वो सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकती है। और स्टेट PCS के जितने भी एग्जाम्स हैं वहां पे तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है। तो एक एक करके हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमेशा उत्साह बनाए रखें।
हमें बहुत मेहनत करनी है साथ में। यदि सपना देखा है तो उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता केवल सिलेक्शन नहीं है। इस चीज को याद रखिए कि सिलेक्शन के बाद आप कितने लोगों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला पाएंगे। वो जो सपना है ना, उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं पूरे उत्साह से। देखिए, सबसे पहली विशेषता क्या है। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने इस टॉपिक को काफी डिटेल्ड पीपीटी बनवाया है। और क्यों डिटेल्ड पीपीटी बनवाया है? ताकि आप लोग इस जो पीपीटी है इसके माध्यम से पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ पाए और आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। सबसे लंबा संविधान। अब सबसे लंबा संविधान क्या है कि भाई, अगर हम संविधान की प्रणाली को देखें तो संविधान दो तरीके का होता है। एक लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान होता है। भारत का संविधान लिखित है, अमेरिका का संविधान लिखित है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित है। और भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, मूल संविधान में आप सब लोगों को पता होगा, या जो बच्चे नए हैं वो लोग जान लीजिए कि हमारे मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो हमारा जो मूल संविधान था दोस्तों, उसमें 395 अनुच्छेद थे, उसके साथ ही 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और 22 भागों में वो विभक्त था। लेकिन वर्तमान में ये करंट नहीं है, वर्तमान में 448 अनुच्छेद, ठीक है, और 65 भागों में हमारा संविधान विभक्त है। हालांकि इसको मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगी दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आप लोग भी इसे सीधा गूगल पे डालिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ऑलमोस्ट 450 के आसपास हमारे अनुच्छेद हैं और 25 भागों में हमारे संविधान को विभक्त किया गया है। और जो ये 8 अनुसूचियां हैं, अब हमारी 12 अनुसूचियां हैं। यानी कि इतना विशाल जो हमारा संविधान है, ये विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतनी अनुसूचियां और जो भी अनुच्छेद नहीं है। अब इतना बड़ा, अब देखिए यहाँ पे कथन और उसका कारण, इस चीज को जब तक हम अपने सोचने समझने की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल नहीं करेंगे, तब तक जो एक विस्तार करने की या व्याख्या करने की शैली हम में नहीं पनपेगी दोस्तों। अगर इतना बड़ा संविधान है बनाया तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा ना संविधान निर्माताओं ने। तो क्या सोच थी संविधान निर्माताओं की? उस संविधान जो निर्माण है उसके पीछे क्या सोच थी और क्या कारण थे इतना विशाल संविधान बनाने का? ठीक है, हमारा संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, तो क्यों लगे? ठीक है, अब उसका रीजन हम आपको बताएंगे कि भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण है भौगोलिक कारण। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इतना बड़ा देश है, उस देश में अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। पहली बात, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग निर्जातीयता के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं। तो हमें जब संविधान बनाना था तो हम एक राष्ट्र की संकल्पना जब लेके चले, तो हमें एक ऐसा संविधान बनाना था जो पूरे देश की जो भौगोलिक स्थिति को सम्मिलित करे, पूरे देश के लोगों की आकांक्षाओं पे खरा उतरे। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन क्या था? भौगोलिक कारण। यानी कि हमारा जो संविधान विस्तृत बना
उसका सबसे बड़ा रीजन था दोस्तों भौगोलिक कारण। दूसरा रीजन है ऐतिहासिक कारण। इसके हम देखें कि हमारे संविधान आगे जो हमारा जो संविधान की प्रमुख विशेषताएं पार्ट 2 है उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि हमारा संविधान में बहुत सारे स्रोतों से मुख्य मुख्य तत्वों को अपना लिया गया है। ठीक है, तो उसमें एक जो बड़ा स्रोत है हमारे संविधान का वो भारत शासन अधिनियम 1935 है, जो अपने आप में बहुत ही विस्तृत अधिनियम था। ये अधिनियम भी हमने अपनाया। इसके अतिरिक्त हमने अलग अलग जो देशों से, हमने अमेरिका से कुछ स्रोत लिए, अमेरिका से कुछ विशेषताएं ली, कनाडा से ली, ब्रिटेन से ली, ऑस्ट्रेलिया से ली, जर्मनी से ली, इसके अतिरिक्त हमने साउथ अफ्रीका से ली, रशिया से ली। ठीक है, ये सब मैं अगली स्लाइड्स में डिटेल्ड में पढ़ाऊंगी क्योंकि वहां से पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको बार बार समझना है कि मैं कहाँ फोकस कर रही हूं, वहां से बार बार पीटी में क्वेश्चन बनता है तो वो हमको पढ़ना ही पड़ेगा और उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला कारण हमने देखा भौगोलिक कारण है, दूसरा कारण हमने देखा ऐतिहासिक कारण है। अब ये तो भाई इसका कोई अब मतलब नहीं रहा है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान है, ये तो बात सही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए भी अब 370 हटा दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर वाली बात को आप हटा दें यहां से, तो केंद्र और राज्यों के लिए आप केवल यहां से पढ़िए इस चीज को कि केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान है। ठीक है, संविधान सभा में कानूनों का कानून जो विशेषज्ञ थे, वकीलों का जो दस्तावेज कहा जाता है हमारे संविधान को, तो कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। तो हमारे संविधान की भाषा भी जटिल है साथ ही हमारे संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं। कानून विशेषज्ञों का जो प्रभुत्व था उसके कारण भी हमारा संविधान जो है विशाल संविधान है। और संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत है बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी है। यानी कि संविधान में केवल शासन के मौलिक सिद्धांत ही नहीं बता दिए गए हैं कि शासन कैसे चलेगा, क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, क्या डीपीएसपी है, बल्कि ये भी बताया गया है कि यदि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो क्या प्रोविजन होंगे, डीपीएसपी का क्या पूरा प्रोविजन है, कहां कहां सरकार उन तत्वों को अपनाने की प्रक्रिया को जारी रख सकती है। इसके साथ ही हम देखेंगे विस्तृत रूप से जो प्रशासनिक प्रावधान है, पूरे हमारी संसद हो गई, राष्ट्रपति का पद हो गया, पूरा प्रोसेस है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति की शक्तियां कैसे, कौन कौन सी उनकी शक्तियां हैं, ठीक है, कौन कौन से उनके प्रशासनिक कार्य हैं, इसी तरीके से उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जितने भी हमारे जो अन्य जो संस्थान हैं उनकी पूरी विशद चर्चा की गई है। ठीक है, जो संघ लोक सेवा आयोग है या निर्वाचन आयोग है, तो इस तरीके से केवल मौलिक सिद्धांत ही नहीं दिए गए हैं बच्चों, बल्कि प्रशासनिक प्रावधान भी दिए गए हैं। तो भारत का संविधान यदि विस्तृत संविधान है तो उसके कारण क्या है, भौगोलिक कारण है, ऐतिहासिक कारण है, कानूनी जो विशेषज्ञ हैं उनका प्रभुत्व था, और इसके साथ मौलिक सिद्धांतों के साथ ही जो प्रशासनिक प्रावधान भी हमारे संविधान में डिटेल्ड वे में दिए गए हैं। इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। और आज 72 वर्षों के बाद भी भारत का जो संविधान है वो क्या बना हुआ है, जीवंत बना हुआ है। हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संचालन जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है, तो वो हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता थी। ठीक है बच्चों, दूसरा, जैसा कि मैंने पहले पार्ट में कुछ इसके बारे में डिस्कस कर दिया है कि विभिन्न स्रोतों से विहित किया गया है भारतीय संविधान को। तो यहां पे आप देखिए, संविधान का अधिकांश भाग, ये तो हमने आपको बता दिया कि भारत शासन जो अधिनियम 1935 से हमने बहुत सारे प्रोविजंस को लिया है, और ये प्रोविजंस क्या है, ये आगे जो सेकंड क्लास होगी उसमें मैं आपको डिटेल्ड वे में एक एक देश के बारे में बताऊंगी हमने कहां से क्या लिया है। मैं फिर रिपीट करती हूँ दोस्तों, वहां से पीटी का क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत सरल होता है। हमें ऐसे
जो एरियाज हैं उन पे फोकस करना है, जहां पे हम इजीली जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी ज्यादा दिमाग लगाए। ठीक है, तो सबसे पहले 1935 का अधिनियम लिया गया, 1935 के अधिनियम से लिया गया। दूसरा, संविधान का जो दार्शनिक भाग है यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो कहां से प्रेरित है? यूएसए से मौलिक अधिकार प्रेरित हैं। और डीपीएसपी जो है दोस्तों वो आयरलैंड से प्रेरित हैं। तो इस चीज को हम आगे बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ने वाले हैं। मोटे तौर पे यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमारा संविधान जो है विभिन्न स्रोतों से विहित है। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया था, यानी कि हमने बहुत सारे लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसमें जो जो हमें खूबियां नजर आई और जो 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 ऐसी खूबियां थी जो हमारी शासन व्यवस्था के नजदीक बैठती थी, तो हमने उन जो भी जो खूबियां थी उनको अपना लिया। तो सबसे पहले 1935 का जो अधिनियम उससे हमने लिया, मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए हैं। राजनीतिक भाग की बात की जाए तो संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका का जो अधिकांश हिस्सा है वो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय यहाँ पे होना चाहिए कि जो संसदीय सरकार का पैटर्न है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, अब जैसे हमने अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, और भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। आगे आने वाली क्लासेस में एक एक डाउट मैं आप लोगों का क्लियर करूंगी, और जो बच्चे बेसिक से तैयारी कर रहे हैं उन्हें बस फोकस्ड होके क्लास को सुनने की जरूरत है। ठीक है, तो संसदीय सरकार का जो सिद्धांत है और कार्यपालिका और विधायिका के जो संबंध हैं वो हमने ब्रिटेन के संविधान से अपनाए हैं। अब देखिए, संविधान के निर्माताओं ने दूसरे देशों के लिए जो प्रावधानों में भारतीय आवश्यकताओं के हिसाब से आवश्यक परिवर्तन किए और उनकी विसंगतियों को दूर कर दिया। यानी कि हमने बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो हमने दूसरे देशों के संविधान से लिए हैं और उनकी कुछ कुछ विसंगतियों जो उस समय हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं थी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे हमने न्यायिक समीक्षा का प्रोविजन लिया यूएसए से, लेकिन ये न्यायिक समीक्षा भी दो प्रकार की होती है बच्चों। ये आगे आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। यहाँ तो मैं बस एक छोटी सी चीज आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से हमने विश्व के दूसरे देशों की विशेषताओं को तो ग्रहण किया, लेकिन उन विशेषताओं में अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किए। हमने कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं किया कि वहां से काटा और यहाँ संविधान में चिपका दिया। तो इतना जो समय लगा है ना, इसी विश्लेषण पे लगा है, और इसलिए आज भी हमारा संविधान जीवंत है। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं कि अगर हम कट कॉपी पेस्ट करते तो जो यूएसए की न्यायिक समीक्षा का प्रोविजन है क्या है? विधि की उचित प्रक्रिया, और भारत में क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये पूरी तरीके से जो कानून में लिखा गया है, उसी जो कानून में लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है, उसी आधार पे किसी भी बात की न्यायिक समीक्षा करेगी। और यूएसए उचित प्रक्रिया यानी कि मूल जो नियम है उसके अकॉर्डिंग भी न्यायिक समीक्षा कर सकता है यूएसए का न्यायालय, और भारत का न्यायालय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पे ही न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो यदि हम कट कॉपी पेस्ट करते तो हम उसी प्रणाली को अपनाते, लेकिन चूंकि दोस्तों उस समय वो प्रणाली हमारे लिए अनुकूल नहीं थी, हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया, और जैसे जैसे समय के साथ परिवर्तन होता गया तो हमारी जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसमें भी उचित प्रक्रिया के तत्व आने लग गए। यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, कुछ
कुछ नए बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगेगा अरे ये क्या आ गया, न्यायिक समीक्षा क्या आ गया, हमें तो पता ही नहीं है। आपको सब पता लगेगा। न्यायिक समीक्षा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक छोटा सा लाइन है कि न्यायालय की वो शक्ति जिसके माध्यम से न्यायपालिका विधायिका के जो कार्य हैं, विधायिका के जो कानून हैं, उनको क्या करता है, अवैध घोषित कर सकता है। कुछ ऐसे कानून यदि विधायिका बनाए जो कि संविधान के मूल ढांचे के विपरीत हैं, तो न्यायपालिका बच्चों उसको अवैध घोषित कर सकता है। ये न्यायालय को शक्ति दी गई है। ठीक है, तो हमने जो हमारे परिस्थितियों के अनुकूल विशेषताएं थी उनको अपना लिया। ठीक है, विभिन्न स्रोतों से विहित में हमने देख लिया। और यहाँ पे हमने देखा, जैसे कई लोग बोलते हैं कि कट कॉपी पेस्ट है, तो वहां पे हम उनको ये तर्क दे सकते हैं कि हमने कट कॉपी पेस्ट नहीं किया है, बल्कि अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से आवश्यक परिवर्तन किए हैं और उसके बाद हमारे संविधान में उन तत्वों का समावेशन किया है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? धीरे धीरे क्लास को समझना है। नोट्स को जो पीपीटी में डाउनलोड करूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसको पढ़ना है। और जो नए बच्चे हैं, घबराइए नहीं। जब हम भी नए थे तो हमें भी चीजें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हुई थी। ठीक है, तो हमने 2 विशेषताएं देख ली। तीसरी विशेषता क्या है हमारे संविधान की? हमारा संविधान नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। नम्यता मतलब लचीलेपन और कठोरता का समन्वय है। कैसे? अब देखिए, ब्रिटेन में जैसे कठोर या अनम्य संविधान जिसमें संशोधन आसानी से ना हो। उदाहरण के लिए जो अमेरिका का संविधान है, वहां पे इजीली संशोधन नहीं हो सकता है। संविधान में संशोधन की प्रणाली वहां पे बहुत कठोर है। और ब्रिटेन है, वहां पे बहुत ही सरल प्रक्रिया है। ठीक है, लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जहां संशोधन की प्रक्रिया हो जैसे आम कानूनों की। जैसे आप कोई भी आम कानून बना रहे हैं, वैसे ही आपको संविधान में संशोधन करना है, तो आप उसी प्रक्रिया से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अब भारत ने क्या किया? भारत यदि अमेरिका के आधार पे जो कठोर संशोधन प्रणाली को अपनाता, तो भारत में समय के साथ साथ जो संशोधन हुए हैं, लगभग 104 संशोधन हमारे हो चुके हैं फाइनली, तो वो नहीं हो पाते या बहुत कम संशोधन हो पाते। हम समय के साथ साथ अपने संविधान में जो आवश्यक परिवर्तन है उनको नहीं अपना पाते। और यदि लचीला होता तो सरकारें अपने हिसाब से संविधान को ही बदल देती। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा कि हमें अपने संविधान में एक ऐसी प्रणाली की स्थापना करनी है जहां पे बहुत कठोर प्रणाली भी ना हो और बहुत लचीली प्रणाली भी ना हो। तो क्या रास्ता निकाला? तो भारत का संविधान दोस्तों ना तो ब्रिटेन की तरह लचीला है और ना ही यूएसए की तरह कठोर है। 368 अनुच्छेद जो है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 368 में संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो 368 में पूरे संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यहाँ पे 2 तरीके से संशोधन होता है और एक तीसरा पार्ट भी है जिसे हम संशोधन नहीं मानते हैं। कैसे? तो पहली बात आप देखिए, कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है कि दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3। इसमें 2 चीजें होती हैं दोस्तों। पहली बात, जैसे 1 मिनट अच्छे से समझिए इस चीज को। और ये एक बार नहीं पढ़ा रही हूं मैं, ये चीजें बार बार आएंगी, ये चीजें बार बार हम पढ़ेंगे। तो जब आपकी 50-60 जो भी क्लासेस हैं पॉलिटी की खत्म हुई रहेंगी, उस समय तक आपकी एक एक अवधारणा बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो कुछ उपबंधों को संसद का विशेष बहुमत, ठीक है, विशेष बहुमत का मतलब क्या है कि प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत, यानी कि एक
इजी वे में मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 500 सदस्य हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वैसे कितने हैं? 545, ठीक है, अभी हैं, वैसे 552 होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताया कि जैसे कि 500 है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 500 है, तो कुल सदस्यों का बहुमत कितना हुआ दोस्तों? 250 + 1, ये हो गया कुल सदस्यों का बहुमत। यानी कि यदि संविधान संशोधन करना है तो हमें केवल कुल सदस्यों के बहुमत से काम नहीं चलेगा। 2 प्रोविजन किए गए हैं, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए। यानी कि 250 + 1 तो चाहिए ही चाहिए, कुल सदस्यों का बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, प्लस क्या चाहिए? दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3। मान लीजिए टोटल 552 सदस्य उपस्थित, 545 सदस्य उपस्थित नहीं है, मान लीजिए 200 सदस्य उपस्थित है, तो इस 200 का 2/3 इन दोनों को जोड़ के जब संशोधन किया जाएगा तब उसे संवैधानिक संशोधन माना जाएगा। यानी कि कुछ उपबंध ऐसे हैं जिसमें संसद के विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। विशेष बहुमत का मतलब क्या है? संसद के कुल सदस्यों का बहुमत, पहली बात संसद के कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3, इसे हम मानेंगे विशेष बहुमत, ठीक है। तो हमारे संविधान में क्या प्रोविजन है कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें हमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। अब कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें विशेष बहुमत भी चाहिए और आधे राज्यों से अधिक के अनुमोदन चाहिए। केवल संसद अगर चाहे, यानी यहाँ एक छोटी सी बात मैं बताऊं आपको, यदि क्वेश्चन आ जाए कि हमेशा जो है ना, हर हाल में केवल संसद अगर चाहे तो कोई भी संशोधन कर सकती है, तो दोस्तों ये आंसर गलत होगा। कुछ ऐसे प्रोविजन है जो संघीय कार्य प्रणाली से रिलेटेड है, जिसमें अकेले संसद संशोधन नहीं कर सकती है, बल्कि जो राज्य हैं उनकी, जितने राज्य हैं आधि राज्यों के विधान सभाओं का अनुमोदन भी उनमें आवश्यक होता है। और ये कौन कौन से प्रोविजन होते हैं, ये डिटेल्ड वे में जब हमारा चौथा या 5वां जो लेक्चर आएगा वो संविधान संशोधन के ऊपर ही आएगा, उसमें मैं फिर से आप लोगों को एक बार इस बात को क्लेरिफाई करूंगी कि क्या क्या प्रोविजन है और कौन से प्रोविजन में कौन सा तरीका यूज होता है, ठीक है। यानी कि कुछ उपबंधों में विशेष बहुमत की जरूरत होती है, कुछ उपबंधों में विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों से अधिक के अनुमोदन की जरूरत होती है, ठीक है। तो पूरी तरीके से कठोर भी नहीं है और काफी मामलों में जो कुछ संघीय रिलेटेड मामले हैं उसमें हमने अपने संविधान को कठोर भी बना दिया है, ठीक है। इसके अलावा संविधान में कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत से पारित हो जाते हैं, जैसे राज्य विधानमंडल का निर्माण करना है। ऐसी एक पूरी लिस्ट है जो मैं आप लोगों को अगली क्लासेस में बताऊंगी। उल्लेखनीय है कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित होता, मतलब संविधान संशोधन है वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। तो एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि इसके 3 तरीके होते हैं। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, सामान्य विधायी प्रक्रिया, उसकी अपनी लिस्ट है। कुछ ऐसे प्रोविजन है जिनको सामान्य बहुमत के आधार पे, विशेष बहुमत के आधार पे हम पारित कर सकते हैं, और कुछ संघीय रिलेटेड इश्यूज ऐसे हैं जहां पे विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यानी कि निष्कर्ष क्या निकला? हमारा संविधान पूरी तरीके से ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बीच की प्रणाली अपना ली, यानी कि कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए जहां पे भाई आप कठोर तरीके से संविधान संशोधन कर सके, और कुछ ऐसे प्रोविजन थे जहां पे आप लचीले आधार पे संविधान संशोधन कर सके।
ठीक है। चौथी जो हमारे संविधान की विशेषता है वो है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। अब भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो एकात्मकता की ओर झुकाव है। इसको हम कैसे समझेंगे, ये हमारा मेंस का क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में मैं सब आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले देखिए कि भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। संघ सरकार का जब आए संघीय सरकार, तो उस संघीय सरकार का नाम आते ही मैंने अपनी इंट्रो क्लासेस में आप लोगों को बताया है कि हर टॉपिक से रिलेटेड आपको ना 8-10 बिंदु याद होने चाहिए। संसदीय सरकार आई तो उसके जैसे ही कोई संसदीय सरकार पूछे तो हाँ भाई ये संघीय सरकार का सबसे पहले हम देखते हैं कि संघीय सरकार का मतलब क्या होता है। संघीय सरकार यदि होगी तो उसके कुछ लक्षण होंगे। वो लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहला होता है शक्तियों का विभाजन। संघीय सरकार का पहला आधार होता है शक्तियों का विभाजन। किसमें? केंद्र और राज्य में। प्रत्यक्ष तौर पे शक्तियों का विभाजन होगा। और भारत में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके साथ ही अवशिष्ट शक्तियां भी हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पे हमने देखा कि संघीय सरकार जैसे ही कोई पूछे तो भाई संघीय सरकार की पहला जो लक्षण होगा कि शक्तियों का विभाजन होगा। जहां पे शक्तियों का विभाजन नहीं है वहां पे संघीय सरकार हो ही नहीं सकती, वहां पे एकात्मक सरकार है। ठीक है, दूसरी लिखित संविधान। तो दोस्तों जब लिखित संविधान होगा तभी ना शक्तियों का जो विभाजन है वो प्रत्यक्ष तौर पे दिखेगा कि ये शक्ति संघ के पास है और ये शक्ति केंद्र के पास है, सॉरी राज्य के पास है, तभी दिखेगा ना। तो आपस में इंटरलिंक्ड भी है ये लक्षण। पहला लक्षण क्या है कि शक्तियों का विभाजन होगा जहां पे संघीय सरकार होगी। दूसरा लक्षण है लिखित संविधान होगा। तीसरा लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता होगी, यानी कि जो संविधान होगा वो सर्वोच्च होगा। ये भी संघीय सरकार का लक्षण है। केंद्र यदि चाहे तो मन मर्जी से संविधान को नहीं बदल सकती। संविधान सर्वोच्च है, संविधान में लिखी गई प्रक्रिया सर्वोच्च है और उसी प्रक्रिया का अनुपालन केंद्र भी करेगा और राज्य भी करेगा। तो संघ सरकार की हमने विशेषता देखी कि शक्तियों का विभाजन किया गया है, लिखित संविधान की व्यवस्था की है और संविधान की सर्वोच्चता। साथ ही संविधान की कठोरता। संविधान की कठोरता का क्या मतलब है? यानी कि कुछ ऐसे संघीय प्रोविजन होने चाहिए जहां पे यदि संघ चाहे तो आसानी से परिवर्तन ना कर सके, जैसे राज्यों को दी गई शक्तियों का विवरण है। यदि ऐसे मामलों में अकेले संघ को संशोधन का अधिकार दे दिया जाएगा तो क्या होगा? संघ अपनी शक्ति बढ़ा लेगा और राज्यों की शक्ति घटा देगा। यानी कि ऐसे मुद्दे जो संघ शक्ति से रिलेटेड है, संघीय मामलों से रिलेटेड है, उसमें संविधान की कठोरता होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया, ऐसे मामलों में केवल विशेष बहुमत से संशोधन नहीं होगा बल्कि विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों से अधिक राज्यों के अनुमोदन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तभी क्या होगा? संविधान की सर्वोच्चता बनी रहेगी, क्योंकि संविधान का संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका करती है। न्यायिक समीक्षा मैंने आपको बताया, एक बार और बता देती हूँ कि न्यायपालिका की वो शक्ति जिसके माध्यम से न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध घोषित कर सकती है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तभी जो है संघीय व्यवस्था की जो स्थापना है वो हो पाएगी। एवं द्विसदनीयता। द्विसदनीयता का मतलब क्या है दोस्तों? ये संसद है, संसद के
दो सदन हैं, आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा। ये स्थायी सदन है और ये विघटित हो सकता है, ठीक है, हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, नई सरकारें आती हैं और वो स्थायी रहता है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, ठीक है। अब हम इसको समराइज करते हैं कि संघीय सरकार की स्थापना है, भारत में संघीय व्यवस्था है, वो कैसे है, और एकात्मकता की ओर झुकाव है, वो कैसे है, ये दोनों मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमको कौन सा क्लियर करना है कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसे है। तो कैसे है जी, पहली बात है कि शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका है और द्विसदनीयता है। अब आपको ये 6 बिंदु याद रख लेने हैं। जैसे ही आपसे कोई पूछे कि संघीय सरकार की विशेषताएं बता दो, पटापट बता देना, ठीक है। इसी तरीके से हमें चीजें याद करनी है, रिवाइज करनी है और इंटरकनेक्टेड करनी है और हर मुद्दे से जोड़ते हुए हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने संघीय व्यवस्था देख लिया। अब हम देखेंगे इस संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मकता के कैसे क्या क्या लक्षण हैं जो भारत की संघीय व्यवस्था को एकात्मकता की ओर झुकाव बताते हैं। तो पहला लक्षण क्या है, जैसा कि आपको दिखता है कि एक सशक्त केंद्र है। एक सशक्त केंद्र क्यों है, मैंने आपको अभी बताया 3 सूचियां हैं, संघ सूची है, जो राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। सशक्त केंद्र क्यों है, जो संघ सूची के विषय हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट विषय हैं वो संघ के पास है, तो सशक्त केंद्र हुआ। वित्तीय जो मामले हैं वो संघ के पास है, तो सशक्त केंद्र हुआ। यानी कि संघात्मक व्यवस्था तो है, जैसा कि मैंने पहले लक्षण बताया, लेकिन उस संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ एकात्मकता की ओर भी झुकाव है। पहला कारण है एक सशक्त केंद्र को ज्यादा शक्तियां हैं राज्यों की तुलना में। समझ में आया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, एक संविधान है। एक संविधान है का क्या मतलब है, भारत का एक ही संविधान है, यानी कि राज्यों के लिए अलग अलग संविधान नहीं है, केवल एक संविधान है। ये भी हम एकात्मकता की ओर लक्षण दिखाता है। फिर बोलता है एकल नागरिकता है जी। एकल नागरिकता का मतलब क्या है कि भारत कहीं का भी व्यक्ति हो, चाहे वो तमिलनाडु का व्यक्ति हो, केरल का व्यक्ति हो, तमिलनाडु का व्यक्ति हो, या फिर असम का व्यक्ति हो, या फिर हरियाणा का व्यक्ति हो, वो कौन है, वो भारतीय है, ठीक है। हम कौन है, हम बाद में बिहारी, यूपी वाले, हरियाणवी, पंजाबी बाद में है, हम पहले कौन है, हम भारतीय हैं। यानी एकल नागरिकता है। अमेरिका में यदि हम देखें तो वहां पे द्वैध नागरिकता है, वहां पे व्यक्ति एक साथ उस राज्य का भी नागरिक होता है और केंद्र का भी, लेकिन भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। फिर संविधान का लचीलापन है। कुछ प्रोविजन मैंने आपको ऐसे बताए जहां पे संसद यदि चाहे तो विशेष बहुमत से संशोधन कर सकती है, और कुछ मामले ऐसे हैं जहां पे सामान्य बहुमत से ही जो है संशोधन हो जाता है। तो संविधान संशोधन की जो पूर्णतः कठोर प्रणाली होनी चाहिए वैसी नहीं है, यानी कि संसद यदि चाहे तो कुछ मामलों में संशोधन कर सकती है। तीसरा हम देखते हैं एकीकृत न्यायालय, यानी कि एकीकृत न्यायालय का मतलब क्या है, एक पूरा एकीकृत न्यायालय प्रणाली है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम है। एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, कि केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यानी कि
कई जो आलोचक हैं ये बात बोलते हैं कि जो राज्यपाल का पद है वो एक तरीके से केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे काम करता है राज्यों में। यहाँ पे भी संघात्मक जो व्यवस्था है उसमें एकात्मकता के लक्षण हमें प्रतीत होते हैं। दूसरा है अखिल भारतीय सेवाएं। आप क्या बनने वाले हो? सिविल सर्वेंट। तो जो आईएएस और आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जैसी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो भी एकीकृत जो एकात्मकता की ओर झुकाव के लक्षण है, क्योंकि ये किसके डायरेक्ट प्रतिनिधि होते हैं? केंद्र के। ठीक है। और आपातकालीन प्रावधान, तो दोस्तों आपातकालीन प्रावधान में डिटेल्ड में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे पीटी का, लेकिन मोटे तौर पे हम इसको भी देखेंगे। यहाँ पे मैंने इसको डिटेल्ड वे में नहीं करवाया, मैं बता देती हूँ। बेसिकली 3 प्रोविजन होते हैं। 352 होता है, 356 और 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है युद्ध या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, और 360 के तहत दोस्तों वित्तीय आपातकाल लगता है। इन आपातकालीन प्रावधानों में केंद्र सशक्त हो जाता है। ठीक है। और राज्यों का जो कानून निर्माण है, जो शासन जो निर्माण है, उसके ऊपर केंद्र का प्रभुत्व हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके के प्रोविजन क्या दिखाते हैं कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो एकात्मकता की ओर उसका झुकाव है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है। पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि संघीय सरकार के क्या क्या लक्षण होते हैं, ये आपको याद रहेगा। और संविधान में जो एकात्मकता की ओर झुकाव है वो कैसे कैसे हम समझ सकते हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं जिनसे हमें ये पता लगे कि एकात्मकता की ओर झुकाव है। तो जी सशक्त केंद्र है, एकल संविधान है, एकल नागरिकता है, संविधान का लचीलापन है बहुत सारे मामलों में, एकीकृत न्यायालय है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं और आपातकालीन प्रावधान है। कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, संघीय शब्द का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये आ गया यहाँ पे, संघीय शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत को कहा गया है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। और ये कहने के भी बच्चों 2 निहितार्थ हैं। पहली बात क्या है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, जैसे कि यूएसए है। यूएसए कैसे बना? 13 अलग अलग स्टेट्स थे, सबने क्या किया भाई, अब जो है समझौता कर लो और एक देश बना लो। ठीक है। ये ध्यान रखना है कि भारत का निर्माण अलग अलग राज्यों के समझौते से नहीं हुआ है, इसलिए भारत को संघीय नहीं कहा गया है, बल्कि राज्यों के संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है अनुच्छेद 1 में। यहाँ पे मैं क्यों एम्फेसाइज कर रही हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या भारतीय संविधान में संघीय शब्द का जिक्र है। तो हम संघात्मक पढ़ते हैं तो कई बच्चे कर देंगे कि हाँ जी बिल्कुल है, संघीय तो होगा ही, लेकिन संघीय शब्द का हमारे संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। हमारे संविधान में आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है। और इस राज्यों के संघ का क्या अभिप्राय है बच्चों कि पहली बात, भारतीय जो संघ है वो राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यदि कोई राज्य कह दे कि हमें नहीं रहना जी आपके साथ, हम तो अलग रहना चाहते हैं, तो भाई नहीं हो सकते हो, आप ये बोल ही नहीं सकते हो, आपको हमने अधिकार ही नहीं दिया ये बोलने का। इससे क्या हुआ, एक देश की जो अखंडता और जो एकता के ऊपर किसी तरीके का कुठाराघात ना हो, तो ये व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही कर दी कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, हम आपके द्वारा समझौते का परिणाम नहीं है कि जो आपको अलग होने का अधिकार दे देंगे, और किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई।
तो संघात्मक एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, मेरे हिसाब से मैं इसे समझा पाने में सफल हुई हूं। एक बार आप फिर से इसको पीपीटी से रिवाइज करेंगे। मेरे साथ मेहनत करनी है आपको, ये नहीं है कि मैम ने पढ़ा दिया और हो गया काम, नहीं, मैं पढ़ा रही हूं, उसको बार बार पढ़िए। जहां पे आपको समस्या आती है आप कांटेक्ट कीजिए, उसके बाद हम मिलके उन समस्याओं का समाधान निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने देख लिया कि भाई संघीय व्यवस्था है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ। पांचवी हमारी विशेषता है सरकार का संसदीय स्वरूप। भारत में संसदीय व्यवस्था है। लेक्चर की शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि यूएस में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, और ये संसदीय व्यवस्था की जो प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। अब देखिए, ये हम आपको बता चुके हैं कि भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली तंत्र को अपनाया। संसदीय व्यवस्था विधायिका, अब संसदीय व्यवस्था जैसे हमने संघीय शासन देखा, इस तरीके से संसदीय व्यवस्था का भी एक मूल लक्षण होता है। क्या जी? विधायिका और कार्यपालिका के मध्य क्या? समन्वय पे और सहयोग पे आधारित होती है संसदीय व्यवस्था। आपसे यदि कोई पूछे ना संघीय व्यवस्था का, मैं संघीय बोल रही हूं, संसदीय मत समझिएगा, कि संघीय व्यवस्था का कोई एक बड़ा लक्षण बता दो जी। पहला लक्षण है शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। यदि शक्तियों का विभाजन नहीं है और बाकी सारी चीजें, तो उसे हम संघीय व्यवस्था नहीं बोलेंगे। यदि एक लक्षण मैं बोलने को बोलूं तो संघीय व्यवस्था का एक लक्षण है शक्तियों का विभाजन। उसी तरीके से संसदीय व्यवस्था का एक लक्षण है कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पे आधारित होती है। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगी, हो सकता है आपको थोड़ी बोझिल हो रही हो चीजें, लेकिन धीरे धीरे आप समझेंगे। जहां हम संसदीय व्यवस्था का एक लक्षण पढ़ रहे हैं ना कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय और सहयोग पे आधारित होती है संसदीय व्यवस्था, वैसे ही अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था होता है उसका मेन लक्षण होता है शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। ये आ गया। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली, नीचे नहीं देखती हूं, पहले ही मुझे लगता है कि बता दूं आप लोगों को, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली जो होती है दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पे आधारित होती है। यानी कि जो अध्यक्षीय प्रणाली है उसका मेन लक्षण होता है शक्तियों का विभाजन। ठीक है दोस्तों, संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। यानी कि हमारी जो संविधान की एक प्रमुख विशेषता क्या है कि भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है, और ये संसदीय व्यवस्था की स्थापना केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था ही है। यानी कि जो शासन प्रणाली की एक रूपता भारत में है। ठीक है, और ये संसदीय प्रणाली हमने कहां से अपनाई है दोस्तों? ब्रिटेन से। और संसदीय प्रणाली की एक विशेषता यदि मैं आपसे पूछूं तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग और समन्वय पे जो शासन प्रणाली आधारित होती है वो संसदीय प्रणाली होती है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या है? पहला, ये संसदीय प्रणाली हम अलग से भी पढ़ेंगे। एक बात आप यहाँ पे समझिए कि जितना आप चीजों को बार बार पढ़ेंगे उतना चीजें आपके दिमाग में सेट होती जाएंगी। ठीक है, क्योंकि शुरुआती दौर में जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो हमको इजीली नहीं समझ में आती। उनको जब हम बार बार पढ़ेंगे, और मेरा मोटिव क्या है, आप लोगों को वो चीजें समझाना, और वो चीजें समझ कब आएंगी? भले ही मैं एक चीज को 5 बार रिवाइज करूंगी, लेकिन आपको वो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हम मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं। तो पहली विशेषता संसदीय प्रणाली की होती है वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। वास्तविक और नाम मात्र का मतलब क्या है? वास्तविक है प्रधानमंत्री जी और नाम मात्र है राष्ट्रपति जी। यानी कि हमारे यहाँ पे 2
कार्यपालक होते हैं, एक नाम मात्र और एक वास्तविक। ये संसदीय प्रणाली की विशेषता होती है। दूसरा आप देखिए, बहुमत वाले दल की सत्ता, जिस दल को बहुमत मिलेगा वो सत्ता में आएगा। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, यानी कि जो कार्यपालिका है उसकी जवाबदेही होती है विधायिका के प्रति। वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकती है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि जो उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो संसदीय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इतना समझ में आया आपको। और विधायक, अगली विशेषता है विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो उसे संसद का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, हालांकि एक प्रोविजन है कि कोई व्यक्ति 6 माह तक बिना संसद का सदस्य बने भी मंत्री रह सकता है, लेकिन उससे ज्यादा समय तक यदि मंत्री पद उसे रखना है तो संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। अगली विशेषता क्या है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, हमारा जो मेन नेतृत्व जो करता है वो प्रधानमंत्री केंद्र में और राज्यों में मुख्यमंत्री। ठीक है, और निचले सदन का विघटन, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो निचला सदन होता है केंद्र में लोकसभा, उसका विघटन होता है और राज्यों में विधानसभा, उसका विघटन होता है। लेकिन जो राज्यसभा होती है केंद्र में वो स्थायी होती है। ठीक है, ये वाला टॉपिक जब हम संसद का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। घबराना नहीं है, चीजों को एक ही बार में आप ये सोच लें। जो नए बच्चे हैं मैं स्पेशली उनको बोल रही हूं कि यदि आप एक ही बार में सोचे कि हम तो एक ही बार पढ़ेंगे और हमें सब आ जाएगा, तो बच्चों इस चीज को समझो, आपको चीजों को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार चीजें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मोटे तौर पे हमने प्रणाली की कुछ कुछ विशेषताएं देख ली हैं कि भाई वास्तविक और नाम मात्र कार्यपालकों की उपस्थिति होती है, बहुमत दल की सत्ता होती है, जो विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होगी, जो मंत्री होंगे वो विधायिका के सदस्य होंगे और साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है और निचले सदन का विघटन होता है। भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी कुछ मूलभूत अंतर हैं। ये बहुत आगे की बात है, जो एडवांस बच्चे हैं वो भी समझ ले और जो नए बच्चे हैं इसको भी समझ ले कि यदि कोई बोले कि हमने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को हूबहू कॉपी कर लिया तो वो गलत है। हमने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया लेकिन उसमें कुछ आवश्यक परिवर्तन किए, जैसा कि मैंने पहले टॉपिक में अभी 4 पॉइंट पहले बताया है। आप लोग अगर मेरी क्लास शुरू से सुन रहे हैं तो आप समझ गए होंगे क्या बताया है कि विदेशों से या जो अन्य स्रोतों से हमने विशेषताएं अपनाई उसमें अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार हमने परिवर्तन किए हैं। तो ब्रिटेन से कैसे हमारी संसदीय प्रणाली भिन्न है? तो भाई ब्रिटिश संसद जो है ना संप्रभु है, लेकिन भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। भारत में कौन संप्रभु है? भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में जनता संप्रभु है, संविधान संप्रभु है, संसद संप्रभु नहीं है। ठीक है, एक बात बोली जाती है ब्रिटिश संसद के बारे में कि ब्रिटिश संसद हर काम कर सकती है, हर कानून बना सकती है। ठीक है, तो वो पूर्णतः संप्रभु है, लेकिन हमने पूर्णतः संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत नहीं अपनाया है। यहाँ पे हम ब्रिटिश जो संसदीय प्रणाली है उससे भिन्न है। ठीक है, दूसरा है इसके अलावा जो भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति का मतलब क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति जी। भारत के जो प्रधान निर्वाचक व्यक्ति हैं यानी राष्ट्रपति जी हैं, वो वंशानुगत नहीं है, उनका चुनाव होता है और यही एक रीजन है कि भारत को गणतंत्र भी बोला जाता है। ठीक है, कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रधान निर्वाचित व्यक्ति हैं, वो वंशानुगत नहीं है, वो निर्वाचित हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया संसदीय प्रणाली एक विशेषता है, संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं देख ली। संसदीय प्रणाली को हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से कैसे अलग है वो बिंदु भी हमने देख लिए हैं।
अब अगली विशेषता क्या है? संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। ये कैसे है दोस्तों? संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा है, जैसा कि हमने जस्ट अभी पिछले पॉइंट में पढ़ा है कि संसदीय संप्रभुता है ब्रिटेन में, लेकिन भारत में संसदीय संप्रभुता पूर्णतः नहीं है। जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता जो है उसका सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से, अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय से कम है। वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि अमेरिका में जो न्यायिक समीक्षा है वो विधि की उचित प्रक्रिया पे आधारित है, ठीक है। और भारत की जो न्यायिक समीक्षा है वो विधि की स्थापित प्रक्रिया पे आधारित है। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, जो हमने पीछे पढ़ा है उससे कोरिलेट कर रहे होंगे। इसलिए बोल रही हूं कि शांति से, धैर्य से सुनना है, दिमाग में बिठाना है और रिवाइज करते चलना है चीजों को, ठीक है दोस्तों। तो संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, इसका मतलब क्या है कि हमने ना तो पूर्णतः संसदीय संप्रभुता अपना ली ब्रिटेन से, और ना ही पूर्णतः अमेरिका से न्यायपालिका की सर्वोच्चता अपनाई। हमने तो बैलेंस बनाया। हमने क्या किया? समन्वय कर दिया दोनों में। ना तो पूर्णतः संसद सर्वोच्च है और ना ही पूर्णतः न्यायपालिका सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय किया गया है हमारे संविधान में, ठीक है। दूरदर्शिता देखिए, संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता देखिए, और जो इतना समय लिया गया, जो इतना विस्तृत संविधान हमारा है, वो क्यों है? इसका रीजन भी आप लोगों को यहाँ धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा और काफी हद तक हो चुका होगा। अब देखिए, भारतीय संविधान, इसी को आगे हम बढ़ा रहे हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका जो सर्वोच्चता है उसके बीच उचित संतुलन बनाने की जो कोशिश की। उचित संतुलन बनाया कि नहीं बनाया? अभी मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया है। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती हैं। यानी कि संविधान के केवल उन प्रोविजन को संसद अकेले संशोधित नहीं कर सकती जो संघीय मामलों से जुड़े हुए हैं। और वो कौन कौन से संशोधन हैं बच्चों, वो आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं डिटेल्ड में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। यानी कि दोनों के बीच समन्वय की क्या बात आ गई कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक समीक्षा मैंने आपको बार बार बताया है क्या है न्यायिक समीक्षा। और संसद अपने संवैधानिक शक्तियों के बल पे संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊंगी कि संसद बड़े भाग को संशोधित तो कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। जैसे ही मूल ढांचे को संसद छेड़ेगी, वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देगा। अब ये नए बच्चे बोलेंगे मूल ढांचा क्या है, तो बच्चों आगे आने वाली एक स्पेशल क्लास मैं बेसिक स्ट्रक्चर पे लेके आऊंगी। बस आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना है। पॉलिटी में मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूं कि आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको शिद्दत से मेहनत करनी है मेरे साथ, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में कैसे समन्वय किया गया है भारतीय संविधान में। अगली विशेषता क्या है कि एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। पहली बात, एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था की गई है। केंद्र में सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बहुत सारी इस तरीके से प्रोसेस है। और स्वतंत्र न्यायालय है, ठीक है। अब स्वतंत्र न्यायालय का मतलब क्या है? इसके भी बहुत सारे प्रोविजन हमारे संविधान में अलग से किए गए हैं ताकि न्यायालय के ऊपर कोई ना बंदिश ना हो और न्यायालय स्वतंत्र रूप से काम कर सके। जब न्यायालय स्वतंत्र होगा तभी तो संविधान का संरक्षण
हो पाएगा। तो इस न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं संविधान में। पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की व्यवस्था करता है जो अपने आप में एकीकृत है और स्वतंत्र है। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। एकल तंत्र का मतलब क्या है दोस्तों, कि न्यायालय जो है हमारा वो केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करता है। अमेरिका में संघीय कानूनों, अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। वहां पे संघीय जो कानून होते हैं, जो केंद्र से रिलेटेड कानून होते हैं, उनको संघीय न्यायालय देखता है, और जो राज्य से रिलेटेड कानून होते हैं वो राज्य न्यायालय देखते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जहां पे जो न्यायालय है वो संघ और केंद्र दोनों से जुड़े हुए मुद्दे को देख सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य से जुड़े हुए दोनों के मुद्दे देखता है। तो एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है भारत में। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देती है और संविधान का संरक्षक है। यानी कि हमने देखा एकीकृत और जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है। एकीकृत कैसे है कि केंद्र और राज्यों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है दोनों के मामले देखेगा, जबकि अमेरिका में संघ के अलग न्यायालय और राज्य के अलग न्यायालय। इसके साथ साथ हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे अधिकारों का संरक्षण करता है, गारंटी देता है रक्षा की, ठीक है, और संविधान का संरक्षक है। इसके साथ ही हमने एकीकृत वाली विशेषता यहाँ देख ली कैसे है, और स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे है, ये इसके कुछ प्रोविजन किए गए हैं। कुछ लिखित प्रोविजन होंगे तभी तो न्यायपालिका स्वतंत्र रह पाएगी ना। तो पहला प्रोविजन क्या है जी, न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा है। संसद यदि चाहे तो ऐसे नहीं हटा सकती है, पूरी एक प्रक्रिया है और वो बहुत जटिल प्रक्रिया है, सरल नहीं है। ठीक है, ये जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तो इसका पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। दूसरा है न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें हैं। सारी सेवा शर्तें डिटेल्ड वे में लिखी हैं संविधान में। भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी जो खर्चों का वहन होता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चे संचित निधि पे भारित होते हैं। ठीक है, और विधायिका और न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक है। विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा नहीं हो सकती, ये क्लियरली लिखा है संविधान में कि भाई स्वतंत्र तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं, आप उनके कामकाज के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं विधायिका में बैठ के। न्यायपालिका स्वतंत्र है। उसके बाद क्या बोला गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पे रोक लगाई गई है, इसका स्पेशल प्रोविजन किया गया है। ठीक है, और अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। यदि आप न्यायालय की अवमानना करते हैं तो न्यायालय को आपको दंड देने की शक्ति है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा विकसित की गई है भारत में, और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि, यानी दोनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। विधायिका में न्यायाधीशों के जो कामकाज है, वर्क कल्चर है, उसके ऊपर ना ये चर्चा पे रोक है। न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। उनके जो खर्च हैं उनको संचित निधि पे भारित किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं हमारे संविधान में जो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायालय का प्रावधान करते हैं, यानी कि एकीकृत और स्वतंत्र न्यायालय भी भारत की प्रमुख विशेषता है। अब दोस्तों अगली प्रमुख विशेषता क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है? बेसिकली अधिकार वो व्यवस्था है जो व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर देते हैं, और भारत में मौलिक अधिकारों की बहुत विस्तृत तौर पे व्यवस्था की गई है। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं दोस्तों? तो भारत का संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है दोस्तों, और ये मौलिक अधिकार है ना बहुत विस्तृत हैं। इसके लिए हम स्पेशल जो है ना क्लासेस लेके आएंगे। एक एक अधिकार को
मैं डिटेल्ड वे से आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यदि इसको स्टार देना चाहें ना, आप इसे 5 स्टार दे सकते हैं। मौलिक अधिकार से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीटी में, मेंस में, अलग अलग जो अधिकार है उसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन बनता है। अभी हाल ही में यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ मेंस का, उसमें आर्टिकल 21 के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके से अधिकार वाले टॉपिक को हमें बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही गहरी समझ के साथ पढ़ना होगा, बहुत विस्तृत तौर पे पढ़ना होगा। यहाँ मैंने आपको बात बोली ना, चीजों को बार बार पढ़ना है ताकि चीजें दिमाग में बैठ जाएं। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान की विशेषता है। संविधान में बेसिकली समानता का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 19 से 22 तक। और शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आर्टिकल 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 25 से 28 तक। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 32 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक मोटा मोटा देख लिया कि हमारे संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे संविधान की विशेषता है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य बेसिकली राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है, और ये कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। यानी कि यदि विधायिका चाहे कि हम मौलिक अधिकार छीन लें तो नहीं छीन सकती है, ठीक है। उसके लिए आप फिर वही मूल ढांचा जब हम पढ़ेंगे और एक पूरी डिबेट हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कई वाद दिए और उन वादों के बाद जो निष्कर्ष निकला, जो मूल ढांचे की संकल्पना का, वो हम पढ़ते हैं। तो हमने मूल अधिकार देखे दोस्तों। मूल अधिकार हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। अब उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय के माध्यम से लागू किया जाता है। यदि इनका उल्लंघन होता है तो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण की इतनी उचित व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। और जो अधिकारों की रक्षा के लिए, ये हम एक एक पढ़ेंगे। आर्टिकल 32 में बच्चों इसका क्लियरली उल्लेख है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, पीटी में क्वेश्चन पूछता है। परमादेश क्या है, प्रतिषेध क्या है, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेक्षण, ये 5 रिट हैं। इनको हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने देखा मौलिक अधिकार भी हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अतिरिक्त ये हम देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार जो है ना, कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं। ये भी हम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे कि ये नहीं है कि बोला जाता है कि आप अपनी छड़ी को तब तक घुमा सकते हैं जब तक वो किसी की नाक को ना टच करे, ठीक है। हम आपको इतने भी अधिकार नहीं दे सकते कि आप उच्छृंखल हो जाएं, ठीक है। तो इस तरीके के जो आवश्यक प्रतिबंध हैं, जो दूसरे की स्वतंत्रता का उल्लंघन आप ना करें, दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन आप ना करें, ऐसी व्यवस्था भी संविधान में की गई है। इसलिए बोला गया है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, ठीक है, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है, कटौती कर सकती है। अब यहाँ पे फिर वो जो मैंने बताया ना, डिबेट्स हैं कई, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। अब यहाँ पे समाप्त कर सकती है और कटौती कर सकती है। जैसे कि हमारा जो संपत्ति का अधिकार है उसे समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो संसद मौलिक अधिकारों को समाप्त भी कर सकती है, कटौती भी कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। और ये मूल ढांचा क्या है, ये एक स्पेशल क्लास होगी, इसके लिए एक अलग से क्लास होगी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। 3-4 दिन बाद ही मूल ढांचे की जो क्लास है वो हम यूट्यूब पे ही करेंगे, ठीक है।
अब देखिए, अनुच्छेद 20-21 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों मैंने आपको बताया था 352 के तहत आपातकालीन शक्तियों के तहत आता है। इसमें सभी अधिकारों को स्थगित किया जाता है, केवल आर्टिकल 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जाता। ये भी हम जब आपातकालीन प्रावधान पढ़ेंगे हम तब भी पढ़ेंगे, और मौलिक अधिकार पढ़ेंगे हम तब भी पढ़ेंगे। चीजों को हम बार बार पढ़ेंगे ताकि चीजें हमारे दिमाग में सेट हो जाएं। ठीक है, तो हमने मौलिक अधिकार देख लिया, हमारे संविधान की विशेषता है। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान की विशेषता क्या है? नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो कि 36 से 51 में जिसकी व्यवस्था की गई है, संविधान के चौथे भाग में व्यवस्था की गई है, और मोटे तौर पे इन्हें सामाजिक, गांधीवादी और बौद्धिक में विभाजित किया जाता है। ये जब हम पढ़ेंगे डीपीएसपी तो मैं आपको डिटेल्ड वे में इसको पढ़ाऊंगी, क्योंकि यहाँ से मेंस के क्वेश्चन बार बार बनते हैं, पीटी के क्वेश्चन बार बार बनते हैं। डीपीएसपी हमारे जो संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देखिए, ये हमारे संविधान की विशेषता है। इनका जिस तरीके से जो मौलिक अधिकार थे उनका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। वैसे ही डीपीएसपी का जो आदर्श क्या है, लक्ष्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि क्या क्या जो काम किए गए हैं सरकार द्वारा, जो कौन कौन से डीपीएसपी के तहत कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं, उसकी भी हम एक लिस्ट आपको बताएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया गया है। यानी कि यदि मैं सुप्रीम कोर्ट चली जाऊं कि भाई मुझे ये देखो ये लिखा है डीपीएसपी में लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे लागू नहीं कर सकती, क्योंकि इन्हें कानूनी जो बेस है वो नहीं प्राप्त है, जैसे मौलिक अधिकारों को प्राप्त है। जैसे कि यदि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हूँ, लेकिन मैं डीपीएसपी की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती, क्योंकि कानूनी रूप में इन्हें लागू नहीं किया गया है। ये भी हम जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे। देश की शासन व्यवस्था में मौलिक है डीपीएसपी। इसका मतलब क्या है कि राज्य जब नीति बनाएगा, राज्य जब कानून बनाएगा, तो उस नीतियों और कानून बनाने के दौरान राज्य डीपीएसपी की संकल्पना को याद रखेगा, इन्हें लागू करने का प्रयास करेगा, ये बोला गया है। यानी कि प्रयास करेगा, करना मजबूरी नहीं है राज्य की, लेकिन राज्य प्रयास करेगा, और राज्य ने बहुत प्रयास किए भी हैं। काफी सारे ऐसे कानून हैं जो डीपीएसपी की संकल्पना के आधार पे बने हैं। उसको जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे बच्चों तो वहां से हम पढ़ेंगे। इन्हें लागू करना राज्य का नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य है, बाध्यकारी नहीं है, नैतिक कर्तव्य है। यदि राज्य चाहे तो डीपीएसपी को लागू कर सकता है। इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनैतिक है, अर्थात जनमत। ठीक है, यानी कि जनता के कल्याण के लिए राज्य जब नीतियां बनाता है तो उसमें डीपीएसपी की अवधारणा को राज्य लागू कर सकता है। ठीक है, अगली विशेषता है दोस्तों मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य क्या? आपको अधिकार दे दिए, ठीक है, आपको अधिकार दे दिए तो आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, लोगों के प्रति, पर्यावरण के प्रति। तो मूल संविधान में, जैसा कि मैंने पहली क्लासेस में उल्लेख किया कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कहीं पे नहीं थे। पहली बार स्वर्ण सिंह समिति थी, उन्होंने 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, फिर मूलतः 10 कर्तव्य थे, और 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86th अमेंडमेंट द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं कि भाग 4A में 51A के तहत हमारे सारे मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है। यहाँ पे एक बात मैं बताऊंगी कि मौलिक कर्तव्य का जो क्रम है वो मैं याद करने का तरीका आपको बताऊंगी जब हम मौलिक कर्तव्य की क्लास पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार पीटी में
जो ऑप्शंस देते हैं उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बात बी में कही गई है कि 51 ए बी में कही गई है कि सी में या डी में या जी में, जो भी है, ठीक है। तो वहां पे हमको कंफ्यूजन होता है, तो उसका मैं आपको एक वो बताऊंगी, तरीका बताऊंगी, उसको याद कैसे करना है, वो फिर ना आपका फिक्स हो जाएगा एकदम दिमाग में, ठीक है। इसके साथ ही प्रत्येक भारतीय कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे। इनको हम बच्चों डिटेल्ड वे में वहां पढ़ेंगे। इसमें राष्ट्र की एकता, अखंडता, आपसी भाईचारा, पर्यावरण संरक्षण, इस तरीके की बातों का जिक्र किया गया है। अगली विशेषता क्या है संविधान की? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पंथ निरपेक्ष बेसिकली हम बोलते हैं अपने आप को। क्यों बोलते हैं? धर्म निरपेक्ष एक अलग अवधारणा है, छोटा सा एक उसमें डिफरेंस आ जाता है कि धर्म निरपेक्ष पश्चिमी अवधारणा है बेसिकली। उसमें राज्य और धर्म में पूर्णतः अलगाव होता है, पूर्णतः अलगाव होता है। लेकिन भारत में क्या है? राज्य समान रूप से प्रत्येक धर्म के संरक्षण का काम करता है। किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा, राज्य समान मानेगा सभी धर्मों को। अब यहाँ पे हम देखते हैं पहले कि भारत एक संविधान भारत का धर्म निरपेक्ष है, ये विशेषता है। यहाँ किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पे मान्यता नहीं दी गई। हम किसी धर्म विशेष को भारत का धर्म घोषित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं, भारत का कोई एक धर्म नहीं है। ये धर्म निरपेक्षता का पहला लक्षण होता है। फिर हम देखें कि प्रस्तावना में शुरुआती दौर में ये धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था दोस्तों। ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा, अर्चना, विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है और किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि धर्मनिरपेक्षता की रक्षा की जो बातें हैं उसका जिक्र जो है संविधान के कई भागों में किया गया है। जैसे सबसे पहले तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया। हमारा आर्टिकल 14 है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान होगा किसी भी आधार पे, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो लिंग हो, चाहे वो जन्म स्थान हो, क्षेत्र हो, ठीक है। किसी भी आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति के साथ, ठीक है। अब धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये डायरेक्टली लिख दिया गया है 15 में। 16 में है कि सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। ये मैं थोड़ा आपको इसलिए बता रही हूं कि जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो एक एक आर्टिकल मैं आप लोगों को विस्तृत तौर पे करवाऊंगी। अभी आप लोगों को जो नए बच्चे हैं उनको ये याद करने में या समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ जुड़े रहिए क्लास से। इन चीजों को हम कई बार पढ़ेंगे और जब हमारी कंप्लीट पॉलिटी की क्लासेस खत्म हो चुकी होंगी तो हम देखेंगे कि हमें एक मूलभूत ज्ञान हो चुका है पॉलिटी का, ठीक है। अब देखिए, फिर हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है और उसके पश्चात आर्टिकल 29-30 में, जैसा कि जब हम मौलिक अधिकार अभी विशेषता देख रहे थे उसमें हमने देखा कि सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है उनका जो वर्णन है वो किया गया है, ठीक है। ये हमने देख लिया। आर्टिकल 44 डीपीएसपी के अंदर आता है दोस्तों समान सिविल संहिता। इसके ऊपर भी हम जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तब विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि समान सिविल संहिता मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक रहता है और पीटी में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि समान सिविल संहिता का जिक्र कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 44। देखिए कुछ कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने ही है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब देखिए
ये हमने मोटे मोटे तौर पे देख लिया कि भाई धर्मनिरपेक्षता की यदि संकल्पना है तो उसका संविधान के अलग अलग भागों में प्रोविजन किया गया है, चाहे वो प्रस्तावना है, चाहे वो मौलिक अधिकार है, चाहे वो डीपीएसपी में हमारा आ गया आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता। अब देखिए धर्मनिरपेक्षता की जो पश्चिमी अवधारणा है वो धर्म और राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव करती है, जैसा कि मैंने इस बिंदु के पहले ही आपको बताया था। और भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर तथा सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक ये सकारात्मक पहलू को अपनाया गया है। आपने देखा होगा जब दशहरा होता है तो प्रधानमंत्री जी तीर छोड़ते हैं रावण को मारने के लिए। पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं हो सकता है, वहां धर्म क्या कर रहे हैं ना इसका राज्य से मतलब नहीं है। लेकिन भारत में हर धर्म का समान संरक्षण राज्य करेगा। पहली बात, भारत का कोई एक धर्म नहीं होगा, जब बल्कि भारत सभी धर्मों का समान संरक्षण करेगा। तो ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। हमने मात्र आज 11 विशेषताएं पढ़ी हैं और ये मानिए कि इन विशेषताओं के साथ साथ आपने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया है। और हम इसके संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं पार्ट 2 उसको कल के लेक्चर में लेके आएंगे, और उसके साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, जो आईएएस में या अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, हम वो भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक क्विक रिवीजन, क्विक बिल्कुल फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान, विभिन्न स्रोतों से विहित है, अलग अलग स्रोतों से हमने बहुत सारी विशेषताएं अपनाई हैं। फिर नम्यता और अनम्यता, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है, इसके साथ ही सरकार का संसदीय रूप है। फिर संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय किया गया है, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है, मौलिक अधिकार है, मौलिक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं, मौलिक कर्तव्य हैं और धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। तो मुझे यकीन है कि मैं इनको आप लोगों को सफल रही होंगी। हम बार बार इनको पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। तो मैं लास्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यदि आप ललिता YT कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसका यूज कीजिए, मेरी क्लासेस से जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का अंत करते हैं। गुड नाइट।